तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं ओडिशा एफसी के बारे में। ओडिशा एफसी का फुल टीम प्रीव्यू में करने जा रहा हूं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा इनका लास्ट परफॉर्मेंस क्या था, यानी कि परफॉर्मेंस हिस्ट्री, उसके बाद ट्रांसफर मार्केट में किस तरीके से काम किया है, इनका हेड कोच कौन है, नया हेड कोच इन्होंने अपॉइंट किया है तो उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल स्क्वाड बता दूंगा, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस सीजन में, स्ट्रेंथ, वीकनेस, की प्लेयर्स और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, किस तरीके का परफॉर्मेंस रह सकता है इस टीम का इस दफ़ा, उसके ऊपर भी चर्चा रहेगा। तो आपको ये सब कुछ अगर जानना है ओडिशा एफसी के बारे में तो इस वीडियो का अंत तक जरूर देखते रहना। तो जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि ओडिशा एफसी टोटल 2 ही सीजन आईएसएल में खेला है। पहले दिल्ली डायनामो एफसी था और उनके जगह ओडिशा एफसी आया है। इनका पहला सीजन डिसेंट हम लोग कहेंगे, क्योंकि शायद 6th पोजीशन पर पहले सीजन पर ही इन्होंने खत्म किया था, लेकिन लास्ट सीजन बहुत ही भद्दा गया है इनका, एकदम बॉटम पर खड़ा था, जिसके चलते उन्होंने अपनी टीम में बहुत सारा बदलाव किया है। नया हेड कोच आया है इनके टीम में, इनका जितना भी विदेशी खिलाड़ी था लास्ट सीजन का वो सभी बाहर जा चुका है। 6 नया विदेशी खिलाड़ी शामिल हुआ है, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन खिलाड़ी को भी इन्होंने शामिल किया है। इनका मैनेजमेंट में भी कुछ चेंजेस किया गया है। डायरेक्टर यहाँ पर रखा गया है राज अठवाल को, जो कि इससे पहले रेंजर्स एफसी और वाटफोर्ड एफसी के साथ भी काम कर चुका है। इसके अलावा हेड ऑफ फुटबॉल ऑपरेशन यहाँ पर भाई सिलेक्ट किया गया है डेविड विला को, जो कि वर्ल्ड कप विनर खिलाड़ी था। आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट सीजन की अगर परफॉर्मेंस देखा जाए तो भाई बहुत ही ख़राब रहा है, आप लोग भाली भांति ही जानती होंगे। 11 नंबर पोजीशन पर इनका पोजीशन था पॉइंट टेबल में, जो कि एकदम बॉटम है भाई। लास्ट सीजन 44 गोल कॉन्सीड किया था ये टीम, जो कि भाई सबसे ज़्यादा गोल कॉन्सीड करने वाला टीम था लास्ट सीजन। 44 गोल भाई कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। तो डिफेंसिवली एरर बहुत ही ज़्यादा था उनका, वहाँ पर इस दफ़ा काम हो चुका है। और लास्ट सीजन जो उनका हेड कोच था स्टुअर्ट बक्स्टर, उन्होंने भाई कुछ अनप शनप बका था वोमेंस को लेकर, जिसके चलते उनको मिड सीजन में ही सैक्ट कर दिया गया था। और उसके बाद से भाई इसका फॉर्च्यून बदलना नहीं तो और भी ख़राब हुआ था ओडिशा एफसी का। तो स्टुअर्ट बक्स्टर बुरी तरीके से यहाँ पर फेल हो गया था और उसी चीज़ को इस बार और दोहराना नहीं चाहेगा, उसको ही सोचते हुए बहुत सारा चेंजेस कर दिया गया है। सबसे पहले इन्होंने एक नया हेड कोच को अपॉइंट किया है, जो कि भाई किको रामिरेज स्पेन से बिलोंग करता है और 2002 से एक कोचिंग में काम कर रहा है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हम लोग कहेंगे, लेकिन उतना बड़ा क्लबों के साथ अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है। ग्रीक के जाती एफसी के साथ शायद इन्होंने काम किया था, हाँ कन्फर्मली इन्होंने काम किया था। और इसके अलावा स्पेन के बहुत सारा लोअर डिवीज़न क्लबों को इन्होंने मैनेज किया है। तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हम लोग कहेंगे। यूरोप में ही ज़्यादातर इन्होंने काम किया है, एशिया में फर्स्ट टाइम काम करने जा रहा है, तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। अगर हम प्री सीजन की बात करें ओडिशा एफसी की, तो भाई इनका प्री सीजन बहुत जल्दी शुरू हो गया था। सितंबर में ही इन्होंने अपना प्री सीजन स्टार्ट कर दिया था। बहुत ही वाइटल पॉइंट है, क्योंकि इनका जो डायरेक्टर भाई वो सोच रखता है कि जितना जल्दी आप प्री सीजन स्टार्ट करोगे आपको प्रिपरेशन करने का टाइम मिलेगा और आपका परफॉर्मेंस और भी निखर के सामने आएगा, जिसके चलते भाई इन्होंने बहुत सारा फ्रेंडली मैच भी खेला है। सबसे पहले इन्होंने सालगांवकर एफसी के साथ एक मैच खेला था, सबसे पहला इनका जो फ्रेंडली था इस सीज़न के लिए, वहाँ पर 3-1 से जीत हासिल किया है। उसके बाद उन्होंने खेला है चर्चिल ब्रदर्स के साथ, 0-0 में ड्रॉ हुआ है। नेक्स्ट एफसी गोवा के रिजर्व टीम के साथ 4-1 से जीत हासिल किया था। उसके बाद शायद चेन्नई एफसी से इनको हार स्वीकार करना पड़ा था, या केरला ब्लास्टर एफसी से इन्होंने हार स्वीकार किया था 2-1 से। और उसके बाद इन्होंने मुंबई सिटी एफसी और हैदराबाद एफसी के साथ भी मैच खेला था। तो इनके पास भाई बहुत सारा आइडिया आ चुका है अपने प्लेइंग 11 के लिए, अपना ऑप्शन वो ओपन कर सकता है। इतने दिनों से भाई खेल रहा है, इतने दिनों से प्री सीजन कर रहा है, तो अपना बेस्ट प्लेइंग 11 तो भाई अभी तक तो इन्होंने ढूंढ ही लिया होगा। और इसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं इनके ट्रांसफ़र के बारे में, किस तरीके से इन्होंने ट्रांसफ़र मार्केट में काम किया है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले इनका जो जितना भी विदेशी खिलाड़ी था लास्ट सीजन वो भाई सभी बाहर जा चुका है और उनके जगह नया 6 विदेशी खिलाड़ी टीम में शामिल हुआ है। 2 तो भाई आईएसएल में ऑलरेडी खेल चुका है, जैसे कि विक्टर मंगिल और जेवी हर्नांडेज। इसके अलावा इन्होंने हेक्टर रडार्स, उसके बाद लिडिडॉन को साइन किया है, कब्रेरा को साइन किया है। उसके बाद बड़ा नाम भाई जोनाथन डी जेसुस को भी इन्होंने साइन किया है एज स्ट्राइकर। इसके अलावा कुछ इंडियन खिलाड़ी भी भाई यहाँ पर आया है, आइजैक वलवंशमा, उसके बाद लाल रुथरा, सेबस्तियन, साहिल पनवार, ये सभी खिलाड़ी को यहाँ पर शामिल किया गया है।
अगर आउट्स की मैं बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारा खिलाड़ी बाहर जा चुका है, सभी के सभी विदेशी खिलाड़ी बाहर जा चुका है। लास्ट सीजन इनके पास 7 विदेशी खिलाड़ी था और सभी गया है। डियागो मोरिसियो भी भाई पार्ट अवे हो चुका है इनके साथ। और अगर इंडियन की बात करें तो भाई एक नाम शायद अभी मेरे याद में आ रहा है, ऋषभ दुबड़ियाल। ये खिलाड़ी इस दफ़ा आपको नहीं दिख रहा है। और कुछ खिलाड़ी भाई इंजर्ड है जो कि अभी मेन जो स्क्वाड है वहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन ओडिशा के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है। जनरल ट्रांसफर में कुछ बदलाव कर सकता है ये टीम। अब चलिए मैं आपको इनका टोटल जो स्क्वाड है उसके बारे में बता देता हूँ, कौन कौन सा खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया आईएसएल सीजन 8 खेलने के लिए ओडिशा एफसी में। तो गोलकीपर्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मौजूद है भाई अर्शदीप सिंह, रवि कुमार और कमलजीत सिंह। और इसके बाद अगर डिफेंडरों को देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है लल्हर जुआला, विक्टर मंगिल, हेक्टर राडार्थ, गौरव बोरा, हेनरी एंटोनियो, सेबस्टियन, साहिल पानवार, लालुथरा, उसके बाद देवन सोवनी। और इसके बाद अगर मिडफील्डर को देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है पॉल, उसके बाद जवेर हर्नांडेज, विनीत राय, आइजैक भानुलाल रुतफेला, थोइबा सिंह, आइजैक भलमल सोमा, लिडीडॉन। नेक्स्ट अगर फॉरवर्ड में मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा एडिडाई सुआरेज, उसके बाद जनाथस, क्रिस्टियन, नंद कुमार शेखर, उसके बाद अक्सुना त्यागी, डैनियल लालेमपुया, माविन थंगा, जेरी की मैं बात करूँ जेरी माविन थंगा, उसके बाद निखिल राज और CVL। तो ये सभी खिलाड़ी को सिलेक्ट किया गया है ओडिशा एफसी की तरफ से आईएसएल सीजन 8 खेलने के लिए। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि क्या बेस्ट लाइनअप हो सकता है इस टीम का इस सीजन में इस स्क्वाड से। तो सबसे पहले अगर फॉर्मेशन की बात किया जाए तो भाई इनका फॉर्मेशन 4-2-3-1 रहने वाला है। कुछ इस तरीके का ही सेटअप हमें नज़र आया है प्री सीजन में। गोलकीपिंग में फास्ट चॉइस रहेगा अर्शदीप सिंह, उसके बाद सेंटर बैक पर मौजूद रहेगा विक्टर मंगिल के साथ हेक्टर राडार्थ। दोनों का जोड़ी बहुत ही इफेक्टिव साबित होगा। प्री सीजन में कुछ उस तरीके का चीज़ हमें नज़र आया है। उसके बाद हेनरी रहेगा राइट बैक पर, ये भाई बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इन्होंने काम किया है अच्छा। उसके बाद राइट बैक पर भाई साहिल पानवार सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर मैं होल्डिंग मिडफील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर 2 इंडियन खिलाड़ी आपको नजर आएगा, थोइबा सिंह और विनीत राय। विनीत राय को भाई 3rd कैप्टन चूज किया गया है इस दफ़ा। उसके बाद अगर मैं विंग की बात करूँ तो राइट विंग पर जीडी का ऑप्शन बेस्ट होगा। उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, उन्होंने अपने आप को प्रूव भी किया है। साथ साथ राइट विंग पर रहेगा नंद कुमार शेखर। इनके अलावा भाई कोई नज़र तो मुझे नहीं आ रहा है बेस्ट प्लेइंग 11 में। उसके बाद अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पर जवेर हर्नांडेज, इनके पास भाई एक्सपीरियंस है आईएसएल का और एक क्रिएटिविटी दिखा सकता है, इन्होंने दिखाया है एटीके मोहन बागान की टीम में, एटीके के एफसी के साथ भी इन्होंने काम किया है। और उसके बाद स्ट्राइकर के पोजीशन पर भाई जोनाथस फर्स्ट ऑप्शन, इसके अलावा नज़र कोई नहीं आ रहा है। तो जोनाथस एज ए स्ट्राइकर यहाँ पर काम करेगा, फिनिश करने के लिए काम करेगा। तो ये रहा भाई मेरी तरफ से इस टीम के लिए इस सीजन का बेस्ट प्लेइंग 11। आप लोग भी अपना प्लेइंग 11 कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इसके बाद चलिए हम स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरीके का स्ट्रेंथ इस दफ़ा रखा है ओडिशा एफसी। बहुत सारे स्ट्रेंथ हमें नज़र आ रहा है, खास करके जितना भी विदेशी खिलाड़ी इनके पास मौजूद है वो बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस है। सबसे पहले अगर जवेर हर्नांडेज की बात किया जाए तो भाई जो क्रिएटिविटी लास्ट सीजन हमें नहीं दिखा था ओडिशा एफसी के मिडफील्ड में, वो जवेर हर्नांडेज पूरा कर सकता है। इसके अलावा विक्टर मंगिल भाई डिफेंसिव लाइन पर अच्छा काम कर सकता है। 44 गोल कॉन्सीड किया था आपको पता है, जिसके चलते विक्टर मंगिल और हेक्टर का जो जोड़ी रहेगा वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा इस सीजन। उसके बाद अगर हम बात करें एक और स्ट्रेंथ की, वो है भाई एज ए अंडरडॉग इनको लिया जा रहा है, तो खेल में उतना ज़्यादा प्रेशर इनका नहीं रहेगा, इनके ऊपर उतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा और टीम बहुत ही खुल के खेल सकता है। इसका भी एक एडवांटेज ओडिशा एफसी को मिलने वाला है, ये भी इनका एक स्ट्रेंथ है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट सीजन डिफेंसिवली बहुत ही ख़राब था ये टीम और यहाँ पर आपको 2 नया जोड़ी देखने को मिल रहा है, नया सेटअप देखने को मिल रहा है और उसके चलते मुझे लग रहा है कि इनका डिफेंस भी बहुत ही सख्त हो चुका है और इनका डिफेंस लाइन एक और स्ट्रेंथ है इस दफ़ा। उसके बाद अगर वीकनेस की मैं बात करूँ तो भाई देखिए नया हेड कोच के साथ आ रहा है, लास्ट सीजन भी कुछ उस तरीके का ही चीज़ हुआ था। बहुत सारे इंडियन खिलाड़ी के पास भाई एक्सपीरियंस मौजूद नहीं है, साथ साथ एक्सपीरियंसली विदेशी खिलाड़ी को भी इन्होंने बुलाया है, लेकिन लास्ट टाइम भी कुछ उस तरीके का चीज़ किया था स्टुअर्ट बक्स्टर, लेकिन वो फेल हो गया था। अगर ठीक ठाक यहाँ पर रेमिडेज मिक्सचर को बना नहीं पाता है तो भाई फेल हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। इसके अलावा आप लोग जितना भी विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर देख रहे हो, 2 को छोड़कर जवेर हर्नांडेज और विक्टर मंगिल,
बाकी के पास आईएसएल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक फैक्टर हो सकता है, इसके चलते फ्लॉप हो सकता है टीम। लेकिन फिर भी जितना भी विदेशी खिलाड़ी आया है वो ऑलरेडी अपने आप को पास्ट में प्रूव कर चुका है। जोनाथन भाई बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, बहुत ही बड़ा नाम है। उसके बाद विक्टर रॉड्स भी भाई बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ये सभी खिलाड़ी भाई एकदम यूरोप के टॉप डिवीज़न में खेल कर आ रहा है, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में ढाल नहीं पाया अपने आप को, तो कहीं ना कहीं दिक्कत में पड़ सकता है यहाँ पर उड़ीसा एफसी। और इसके साथ साथ डिफेंसिव लाइन पर हमें एक और यहाँ पर वीकनेस दिख रहा है। अगर मैं फुल बैक की बात करूँ तो दोनों खिलाड़ी को छोड़कर, हेनरी और सहल को छोड़कर भाई आपको बैकअप ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों कहीं ना कहीं इंजर्ड हो जाता है, नहीं होता है तो भाई अच्छा रहेगा। अगर हो जाता है तो यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस खिलाड़ी नज़र नहीं आ रहा है। कुछ यूथ खिलाड़ी आपको यूज करना पड़ेगा, कुछ इनएक्सपीरियंस खिलाड़ी को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, जो कि एक वीकनेस हो सकता है फुल बैक पोजीशन पर इस टीम के लिए। तो ये हो गए भाई उड़ीसा एफसी के स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में चर्चा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इनके कुछ की खिलाड़ियों के बारे में, जो कि इस दफ़ा उड़ीसा एफसी के नया को पार लगा सकता है। पहला खिलाड़ी भाई मेरे हिसाब से जेबी हर्नांडेज, जिनके पास आईएसएल का 2 सीज़न एक्सपीरियंस है। एटीके एफसी के साथ इन्होंने चैंपियनशिप हासिल किया था, एटीके मोहन बागान के साथ फाइनल में पहुंचा था। तो इनके पास भाई अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है, जो एक्सपीरियंस उड़ीसा एफसी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है अगर ठीक ठाक यहाँ पर जेबी हर्नांडेज अपने काम को कर पाता है। हालांकि ऑलरेडी इन्होंने किया है आईएसएल में टोटल 6 असिस्ट है इनके नाम और 3 गोल भी है। और एटीके एफसी के साथ जब उन्होंने फाइनल खेला था भाई, फाइनल में इन्होंने 2 गोल लगाया था। तो इस खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस है और एक की खिलाड़ी है इस टीम के लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट खिलाड़ी, जो कि है भाई जोनाथन, जो कि इनका नया स्ट्राइकर है, बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। ब्राज़ील से बिलोंग करता है और इन्होंने ला लीगा, सीरिया ए, उसके बाद बुंदेसलीगा में ऑलरेडी खेल चुका है। हाई लेवल पर इनके पास 101 गोल है। तो जोनाथन भाई अपने आप में ही एक बड़ा पैमाने का स्ट्राइकर है। इनसे हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे इस दफ़ा के उड़ीसा एफसी के नया को पार लगाया है। उसके बाद एक और खिलाड़ी का नाम लेना पड़ेगा, जो कि भाई जेरी माविंथंगा। ये रेगुलरली भाई उड़ीसा एफसी के लिए अच्छा खेलते आ रहा है। अपने करियर में अभी तक शायद आईएसएल में अगर बात करूँ तो 5 गोल इन्होंने लगाया है, 14 असिस्ट किया है। तो भाई एक्सपीरियंस तो है इस खिलाड़ी के पास और बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी है। इनका स्पेस, इनका स्किल ऑन बॉल बहुत ही तगड़ा रहता है। लास्ट सीजन खराब गया था उड़ीसा एफसी का, लेकिन जेरी ने भाई बहुत ही अच्छा काम किया था, अपना रोल को बहुत ही बखूबी तरीके से निभाया था। तो इस खिलाड़ी के ऊपर भी भाई बहुत ही ज़्यादा नज़र रहेगा और एक की खिलाड़ी है इस टीम के लिए इस दफ़ा भी। और इसके बाद चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है इस टीम से इस दफ़ा। तो आप लोग एक प्लेऑफ का स्पॉट यहाँ पर मान सकते हो कि उड़ीसा एफसी को मिलने वाला है, क्योंकि टीम ही बहुत ही तगड़ा नज़र आ रहा है। और अगर प्लेऑफ तक पहुँचता है तो इनके लिए भाई सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल सीजन साबित होगा। तो वही भाई यहाँ पर वो करना चाहेगा, जिस तरीके से उन्होंने चेंज किया है, जिस तरीके का मेंटलिटी के साथ आगे आया है इस सीज़न, एक प्लेऑफ का स्पॉट तो भाई इनके लिए बनता है। आप लोग एक प्लेऑफ का स्पॉट मान सकते हो इनके लिए इस दफ़ा। तो फिलहाल के लिए भाई वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। जितना मेरे छोटे दिमाग में हो सका है उड़ीसा एफसी के लिए बताया। आप लोग भी कमेंट में शेयर कर सकते हो अपना ओपिनियन। फटाफट एंड कर देता हूँ। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ।